ये हैं पाकिस्तानी खातून जो कि जापान में रहती हैं। इनका नाम शिफा जापान वाली है और ये कारों का बिज़नेस करती हैं। कारों का बिज़नेस किस हवाले से करती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जापान की लाइफ के हवाले से, वहाँ का रहन सहन, वहाँ पर खानों के हवाले से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या मोटिवेट करते हैं लोगों को कि अगर उनके पास ऑप्शन है कि जापान, कोरिया वगैरह, तो क्या वो जापान को अपनी जो डेस्टिनेशन बना सकते हैं, उनको आना चाहिए? क्या आना सोच समझ चाहिए, के आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, इसका जवाब उसी सवाल में था कि जिगरा लेकर आना चाहिए। अगर आपके पास जिगरा है, हौसला है, तो आप ज़रूर आएँ। यकीन जानिए कामयाबी ज़रूर मिल मैं ये कहती नहीं हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या पता जो चीज़ हमें नहीं मिली आने वालों को मिल जाए। वाह! हर बंदे का नसीब और मुकद्दर तो डिफरेंट है ना। जो लोग यहाँ कहते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल रोना रो रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे कामयाब हैं। उनकी किस्मत उनके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ है। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहती, हम अगर अच्छा कर रहे हैं, तो आने वाले भी अच्छा कर जाएँगे। शायद हमसे भी अच्छा कर जाएँगे। अच्छा, मैं ये पूछूँगा कि जापानी लोगों का, हम जो देसी लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह, इनके साथ रवैया कैसा है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो क्या वो हमें बड़े अच्छे स्माइलिंग फेस के साथ डील करते हैं या बस नॉर्मल कहते हैं कि "ਇਹ ਕਿਹੜੇ जापानी ਹੈਗੇ ने, बस ठीक है, इन्हां ਨੂੰ ਇਸ तरह रहन दो"? इसका जवाब एक लाइन में दूँगी, जापानियों का रवैया ऐसा ही है जैसे आपकी अम्मी का रवैया आपके साथ। वाह जी वाह! बिल्कुल पोलाइट, अच्छा वाला और ख़्याल रखने वाला। नो देखिए, ब्लैक शीप हर जगह होती हैं, 99%, लेकिन डिपेंड करता है रिज़ल्ट्स कितने ज़्यादा हैं। तो वो रिज़ल्ट्स ऐसे ही हैं, जैसे हम आपकी अम्मी आपसे डील करती हैं ना, जापानी भी आपसे ऐसे ही डील करते हैं। इसका ऑथेंटिक जवाब बिल्कुल एक लाइन में मैंने दिया। चलें, ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई। अच्छा, जो जापानी होते हैं वहाँ सुना है बहुत ज़्यादा रश होता है शहरों में, ख़ास तौर पर अगर टोक्यो, ओसाका वगैरह की बात की जाए, तो ऐसा ही है कि बड़ा क्राउडेड सिटीज़ है ये पे? जिसने लाहौर देखे हैं और उस तरह के सिटीज़ देखे हैं, उनके लिए तो कोई क्राउडेड नहीं है। यहाँ के हिसाब से अब 4-5 बंदे ज़्यादा हो जाएँ, तो इनको क्राउड ही लगेगा ना भई। हाँ, लाहौर से ज़्यादा कोई शहर नहीं हो सकता हाँ जी, जिसने लाहौर या सिटी कराची या से ज़्या देख लिया, उसके लिए कोई भी क्राउडेड नहीं है। आप यहाँ आएँगे, आप कहेंगे यहाँ तो बंदों की तादाद ही कोई नहीं इतनी। लेकिन इनके कंपैरिज़न के मुताबिक आम शहरों के टोक्यो जो है पॉपुलेटेड सिटी है। योकोहामा, टोक्यो, इस तरह की बड़े-बड़े सिटीज़ जो हैं वो पॉपुलेटेड है। अच्छा, पाकिस्तानी खाने वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं? मिल जाती हैं अगर आपने होटलिंग करनी है और कहीं चले आप बिरयानी खा के आते हैं, तो ऑप्शंस हैं, होती हैं? ये बहुत अब कम? हमारे आने से बहुत साल पहले की बात है, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। जब हम आए तो बहुत कुछ था। अब और ज़्यादा जो है वो तादाद बढ़ गई है। हलाल फूड बहुत जगह से अवेलेबल है, मिल जाता है आपको। इवन जो है ये जिन लोगों को लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये भी सब कुछ अब हलाल मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा, टर्किश फूड वगैरह भी मिल जाता है? सब सब मिलता है, सब मिल सब मिलता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो सुशी है, वो तो वहाँ ऐसी ही होगी कि जिस तरह एक आम स्ट्रीट फूड है, क्योंकि वो तो उनका सिग्नेचर डिश है ना। लेकिन हम तो पूरी दूसरे अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, वहाँ तो कोई-कोई इनकी शॉप मिलेगी। लेकिन जापान में कैसा है जो जापानीज़ फूड है, कैसा उनका लुक लाइक जै कैसे लगती है वो रेस्टोरेंट्स? जैसे हमारे नान चने। अच्छा ठीक है, सही है। जैसे नान चने हैं ना, उसी तरह इनके जो है वो है हर वक़्त अवेलेबल है, जहाँ से मर्ज़ी आप खा लें। जैसे आप नान चने जाके कभी भी खा लेते हैं, आपके फ़ेवरेट है, उसी तरह इनकी सुशी है। तो कितने की मिलती है सुशी? यानी कि मिनिमम कितने का मिल जाता है वो मतलब एक्सपेंसिव है, यानी इ हिसाब से जब हम आते हैं तो देखते हैं कि इतना छोटा-सा एक बाइट होता है। वो ₹200 का मिल रहा है, एक छोटा-सा बाइट जो है ना, यहाँ दो उस पे 200, 300, 500, 1000 की किलो मछली मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक छोटी-सी बाइट जो है आपको 200, 300, 400 इस तरह मिलेगी। वो यहाँ एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप का कंपैरिज़न करें तो एक्सपेंसिव होगी। क्योंकि शुरू-शुरू में कुछ पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जब नए हमारे दोस्त भाई बाहर जाते हैं ना, तो वो शुरू-शुरू में कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जनाब ये बर्गर लूँगा, ये $5 का लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे पड़ेगा जनाब 2000 का या 1500 का, तो क्या करूँ? ये चीज़ ले लूँ। ये जो ज़रब दे के चीज़ें खानी होती हैं, मेरा ख़्याल ये तो हर जगह ही होता है और क्या ऐसा होना चाहिए? वरना तो भूखे अ, मर जाएँगे। नहीं, जब बंदा अमीर हो जाता है ना, अमीर से मुराद के उस कंट्री की जो भी करेंसी है उसमें कमाना शुरू कर देता है ना, फिर वो ये नहीं देखता।
वो उस दिन तक ही देखता है। ये सच याद है, ये भी मैं एक बात बता दूँ, ये कोई जिसको समझ आ जाए ना कि मैं अमीर हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ, जिस दिन वो ये कुरबरू करना छोड़ देगा ना, यानी कि इनका कंपैरिज़न करना, समझे वो अमीर हो गया अब। ये एक लाइन है जो कि इंडिकेट करती है कि नाउ यू आर वेल ऑफ। जब आप बिल्कुल सही है। कैल उस दिन आप वेल जब हम नए आए थे, तो वो 2.5 लाख की रज़ाई है और 1.5 लाख का कंबल है, तो बड़ा अजीब की रज़ाई हो, नहीं, हम जाते हैं, पे करते हैं कैश में या कार्ड से पे करते हैं और आ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे जो घर आप रेंट पे लेते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वन बेडरूम है जिसमें एक बेडरूम है, किचन है, छोटा सा बाथरूम है और छोटा सा लिविंग एरिया है, तो ये कितने का तकरीबन पड़ जाता है? ये आम जगह पे डिपेंड करता है एरिया कौन-सा है। अगर आप आम एरिया पे लेते हैं, वो 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ से तकरीबन स्टार्ट हो सकता है, 70-80 हज़ार मंथली। महीना और जी, बोलिए? महीने का या हफ्ते का? क्योंकि बाज़ जगहों पे हफ्ते का हिसाब होता है। नो, नो महीने का मंथली ठीक है। 70-80,000 पाक रुपीज़ में जो है एक आम जो है अपार्टमेंट स्टार्ट होता मिल जाता है। इससे सस्ते तो फिर होंगे, लेकिन वो फिर अपार्टमेंट तो नहीं ना होंगे, वो तो कुछ और ही होंगे ना। और हाँ, बिल्कुल। जो अच्छे इलाके में अगर आप लेते हैं, तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख से स्टार्ट होगा, यानी 8 मान यहाँ के होंगे या 10 मान होंगे, 1.5 से 2 लाख से स्टार्ट होगा। तो ये शेयरिंग में हमारे दोस्त भाई रहते हैं, चलें आप तो नहीं ऑफ कोर्स लड़कों में रही या ना लड़कियां हैं आप, लेकिन वो क्या बताते हैं कितने के वो शेयरिंग में मिल जाते हैं या कितने-कितने लड़के एक-एक घर में रह लेते हैं? देखिए, यहाँ पर ना रूल है। ये नहीं है कि आपने एक घर लिया और सारे जितने मर्ज़ी आदमी वहाँ आके रहने शुरू कर देते हैं। जापान का ऐसा रूल नहीं है। मुझे बाकी कंट्रीज़ के बारे में नहीं आइडिया, लेकिन जापान का ये जो रूल है ना, आपको मेंशन करना पड़ता है कि कितने लोग यहाँ पर रहेंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना घर का, तो आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि कितने लोग यहाँ पर रहेंगे। अच्छा। वो आपको अपने जो ओया-सान या लैंडलॉर्ड है, उसको बताना पड़ता है। वो अलहदा बात है, बाद में कौन सा कोई चेक करने आता है, थोड़े दिनों के लिए कोई आ गया या चला गया, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जब मुस्तकिल रहता है, तो उनको पता चलता है, भई इतने लोग रह रहे हैं, 4 से 5 रह रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ़ 2 लोग कहा था, ये तो 10-15 लोग रह रहे हैं, फिर उनको पता चलता है। तो अलहदा ब वो सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी अपने लैंडलॉर्ड के साथ थोड़ी-सी वो दुआ सलाम अच्छी हो जाती है, तो फिर अलहदा बात है, लेकिन ये रूल है नहीं है। रूल के मुताबिक आपने जितने अफ़राद मेंशन करने हैं ना, वो आपसे पहले पूछते हैं कि कितने लोगों ने रहना है यहाँ। अच्छा। तो फिर जितना रेंट होता है, जितना मंथली ये खर्चा आता है खाने-पीने का या आपके नेट का गैस का, बिजली का, वो सब फिर आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो फिर थोड़ा पड़ता है उनको, शेयरिंग करके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जापान की ट्रांसपोर्ट के हवाले से बता दीजिएगा कि शहर में रहने के लिए यानी कि आपकी अपनी गाड़ी तो होगी, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन किस-किस किस्म की ट्रांसपोर्ट चलती है? मतलब है कि कोई बस हो गई, छोटी ट्रैम हो गई अंदर, जो एक शहर के अंदर ही रहती हैं। हाँ जी, वो सारी इस तरह की बस होगी, बसें भी हैं, डबल डेकर भी हैं कुछ-कुछ। वो उसके अलावा जो है वो टैक्सीज़ हैं और आजकल जो ग्रीन डील्स ये चली हुई हैं, ये भी जो है शहर के अंदर चलती हैं बस की तरह। अच्छा, अच्छा, सही है। तो ये जो शिनकानसेन होती है जो उनकी हाई स्पीड ट्रेन है, तो ये तो सारे बड़े शहरों को मिलाती होगी ना, तो कभी सफ़र करने का तजुर्बा हुआ है कितनी बार या कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस स्पीड वगैरह के हवाले से या रश के हवाले से? शिनकानसेन में थोड़ा ही टोक्यो तक ही सफ़र किया, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये लग्ज़री बहुत सारी लग्ज़रीज़ हैं इनकी जो है, वो बहुत बेहतरीन है। इनकी सर्विसेज़ बहुत अच्छी हैं। जापान का जो रेलवे सिस्टम है लेकिन जो नंबर 1 रेलवे सिस्टम जो मैंने देखा है, जो मेरे हिसाब से, मुझे बाकी नहीं पता, होता होगा कुछ और। मैंने चाइना का देखा था रेलवे सिस्टम, बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जापान का भी बेस्ट है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चाइना का जो रेलवे सिस्टम है ना, वो जैसा जस्ट लाइक एरोप्लेन सिस्टम, आपका ये जो जहाज़ों का जितना भी वैसा ही है। अच्छा, सही है। और जापान का तो बहुत ही लेटेस्ट, नो डाउट, इसमें कोई शक। और यहाँ ठीक पर हो अगर जी, जी। कैसा, लेकिन अगर 1 मिनट की ट्रेन लेट होती है, तो ये आपको रिटर्न में लिख कर देंगे। आपने वो पास जाके अपने ऑफ़िस में या अपने काम की जगह पे दिखाना होगा कि लेट आपकी वज़ह से नहीं हुआ, आप वो जो ट्रेन की वज़ह से लेट हुआ है। वो पास आपको बाकायदा इश्यू करते हैं। और जो टीटी जिसको बोलते हैं या ड्राइवर ट्रेन का बोलते हैं, वो आके हर बंदे के पास आपको सॉरी बोल के जाएगा। वाह जी वाह! यानी कि आज हमारी ट्रेन लेट हो गई है, तो ये तो एक आपका पास हो गया जो कि आप दिखा सकते हैं कि भाई मैं तो टाइम पे निकला था, ट्रेन ने मुझे लेट कर दिया और इसके साथ वो सॉरी भी बोलेंगे।
जी, बिल्कुल। वाह जी वाह! ये हुई ना अब कौमें, ये होती है कौमें जो तरक्की करती हैं। जी। अव्वल तो ऐसा होता नहीं, शाज़ो-नादिर यानी कि आप लगा लें बहुत सालों बाद जो है अगर ऐसा वाक़या हो भी जाए ना, तो फिर वो उस तो ये सिस्टम सारा जो है ना वो स्पीड वाली ट्रेनों का, ये जो स्टोरी बोलने का, ये पाकिस्तान में कितने अरसे तक आ जाएगा? आ जाएगा कि 1-2 साल तक पाकिस्तान में भी ऐसा? जो लोग काफ़ी सालों से यहाँ आए हुए हैं, उनमें नहीं आया तो बाकियों में कहाँ आएगा? मैं क्या एक्सपेक्ट कर हम यहाँ जब एयरपोर्ट पे आते हैं ना 2 ही चीज़ें सीखते हैं। एक नंबर 1 सॉरी और नंबर 2 थैंक यू। ये 2 चीज़ें हमारी आहिस्ता-आहिस्ता करके खून में ही शामिल हो जाती हैं। किसी से टकरा दिया है तो आपने ही सॉरी बोलना है। आपने ही सॉरी सामने वाले का इंतज़ार नहीं करना कि मैंने थोड़े ना कहा था। पाकिस्तान में होता क्या है, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए ना, तो ये लोग तो उतर के चाबियाँ फेंक देते हैं, "असी ते विच हैगे ही नहीं सा, सन ते पता ही नहीं, हम तो चला ही नहीं रहे थे।" ये तो यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक्सीडेंट की सूरत में एक-दूसरे को उतर के सलाम करेंगे, फिर दोनों ही पार्टियाँ एक-दूसरे को सॉरी बोलेंगी और फिर पूछेंगी कि आपको मेरी वज़ह से कोई चोट तो नहीं लगी? उसके बाद नंबर एक्सचेंज करेंगी कि ये मेरे लॉयर का या मेरे इंश्योरेंस कंपनी का नंबर है, आप प्लीज़ इसको जो है वो इससे बात कर लें, आपका डैमेज क्लियर हो जाएगा। बात हुई ना, ये होती है सिविलाइज़्ड कौमें कि जो हर चीज़ का हल उनके पास होता है लेकिन प्यार की ज़ुबान से। जी, हमारी कौम भी बहुत अच्छी है लेकिन पता हम लोगों में बहुत सारी जैसा पैसे की कमी हो गई, ये बहुत सारी बुराइयों का सबब बनती है। ये लोग क्यों इतने खुशहाल हैं? क्योंकि इनके पास इस तरह की प्रॉब्लम है नहीं। अगर हमारे यहाँ लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स खत्म कर दी जाएँ तो हमारे लोग भी बुरे नहीं हैं। शिफा साहिबा ये बताइएगा कि जापान में अगर बंदा 2 शादियाँ कर ले या किसी की ऑलरेडी शादी है, तो क्या उसका रूल क्या है 2 शादियों या सिंगल शादी के हवाले से? जब शादियों की परमिशन नहीं है। आप एट अ टाइम सिर्फ़ 1 शादी कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते हैं। और किसी की पाकिस्तान में शादी हुई हुई है, वो यहाँ पर शादी करके अगर पीआर लेने के लिए शादी करता भी है ना, तो फिर उसकी दूसरी बीवी इस तरह नहीं आ पाएगी। वो क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी ना यहाँ पर जापान के हिसाब से। चाहे वो दूसरी बीवी को पता भी हो जो यहाँ पर आके जापानीज़ वाली बीवी को पता भी होगा ना, कि उसकी पहले ऑलरेडी शादी हुई हुई है, लेकिन जापान के रूल के मुताबिक वो 2 बीवियाँ नहीं रख सकता है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरी वाली वाइफ़ के साथ आप जापानीज़ वाइफ़ के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लें कि मैं पहले से मैरिड हूँ, लेकिन जापानी लॉ के मुताबिक एट अ टाइम 2 बीवियाँ नहीं रखी जा सकती। तो इसलिए इसका मतलब तलाक शो करनी होगी फिर? हाँ जी, या तो फिर तलाक शो करनी होगी। आप फिर अपनी दूसरी बीवी को ऐसे बुला नहीं सकेंगे। फिर कुछ और तरीके जो है वो घुमा-फिराने वाले तरीके वो यूज़ करके जो है वो लोग बुलाते हैं। इस तरह नहीं बुला पाते कि ये मेरी वाइफ़ है। या तो फिर इधर वाली को छोड़ना पड़ेगा या फिर कोई और ही तरीका यूज़ करना पड़ेगा। बहरहाल जी, शिफा साहिबा बड़ी अच्छी बातें थी आपकी, तो काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमने पिक की हैं और उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले दोस्त भाई साथी हैं, उनको इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और इसके साथ-साथ अगर आपका फिर भी कोई कमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनका अपना चैनल वो भी है, वो भी मैं इसको मेंशन कर दूँगा शिफा, तो वो भी आप देखिएगा जाके, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और इसके क्लिप्स भी होंगे तो आपको जो है ना मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर किसी बात का प्रॉपर जवाब हमने देना हो तो वो भी आपको ज़रूर देंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब और फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बेग जी ये भी चैनल है और शिफ़ा जो है ना वो आपका पूरा क्या चैनल कौन-कौन से हैं आपके शिफ़ा? यूट्यूब पे शीन से शिफ़ा जापान वाली और जो है टिकटॉक पे भी शीन से शिफ़ा जापान। शीन से ठीक हो शिफ़ा गया। जापान तो उसके लिंक सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको वीडियो खत्म करने से पहले ये बता दूँ कि हम वो लोग हैं कि हम ना तो ट्रैवल एजेंट हैं, ना हमें कोई लालच है कि हम आपको ये बात बताएँ और बाद में कहेंगे ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, हमसे राब्ता करें, हम अपॉइंटमेंट लेके देंगे, वीज़ा लेके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो आपको ट्रैवल एजेंट नहीं देते। जहाँ रहे खुश रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। शिफा को और औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।